नमस्कार। भारतीय शासन व्यवस्था को समझने की हमारी कोशिश में आज हम एक ऐसे हिस्से पर बात करेंगे जो शायद सीधे सीधे रोज की बहसों में उतना नहीं दिखता, लेकिन सिविल सेवा परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो काफी महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं संसदीय मंचों की, यानी पार्लियामेंट्री फोरम्स। जी। आखिर ये मंच है क्या? इन्हें क्यों बनाया गया? इनमें कौन लोग होते हैं और असल में इनका काम क्या है? आज के चर्चा का मकसद यही सब समझना है ताकि इस विषय पर एक साफ समझ बन सके। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये संसदीय मंच, ये बनने कब शुरू हुए? क्या ये हमेशा से थे हमारे सिस्टम में? नहीं, ये कहना होगा कि भारतीय संसदीय व्यवस्था में ये एक, आप कह सकती हैं, एक नई पहल है। इनकी शुरुआत हुई थी 2005 में। अच्छा, 2005 में? हाँ, जब पानी जैसी जो गंभीर समस्या है उस पर ध्यान देने के लिए पहला मंच बना, जल संरक्षण और प्रबंधन पर संसदीय मंच। पानी के मुद्दे पर 2005 में? हाँ। और उसके बाद और भी बने। जी हाँ, उसके बाद जैसे जैसे जरूरत महसूस हुई और भी मंच बनते गए। अगर आज की बात करें तो कुल 8 ऐसे मंच काम कर रहे हैं। 8? हाँ, पानी वाले मंच के अलावा आप देखें तो युवाओं पर है, बच्चों पर है, फिर जनसंख्या और लोक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर, फिर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर बना, आपदा प्रबंधन पर, कारीगरों और शिल्पकारों के लिए एक मंच है, और एक सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों मतलब एमडीजीज पर भी मंच बना था। 8 मंच, और विषय भी देखिए कितने अलग अलग हैं। पानी, युवा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, कारीगर भी। काफी फैला हुआ दायरा लगता है। तो इनको बनाने के पीछे क्या सोच थी? आखिर इनकी जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, इसके पीछे कई अहम वजहें थी। पहली और शायद सबसे बड़ी वजह यह थी कि सांसदों को मतलब एमपीज को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां वे किसी खास गंभीर मुद्दे पर जो संबंधित मंत्री हैं या उस विषय के जो विशेषज्ञ हैं, वो बड़े अधिकारी हैं, उनके साथ सीधे खुलकर बात कर सके। अच्छा। मकसद ये था कि चर्चा फोकस्ड हो, केंद्रित हो, जिससे जो नीतियां लागू करने की प्रक्रिया है उसमें थोड़ी तेजी लाई जा सके। मतलब जो सामान्य संसदीय बहसें होती हैं उनसे हटकर ज्यादा केंद्रित बातचीत के लिए एक जगह। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा उद्देश्य था कि सांसदों को उन मुद्दों की जो जमीनी हकीकत है, जो चुनौतियां हैं, उनके बारे में ज्यादा संवेदनशील बनाया जाए, सेंसिटाइज किया जाए। उन्हें मतलब लेटेस्ट जानकारी मिले। हाँ, उन्हें ताजा जानकारी देना, तकनीकी ज्ञान देना, देश विदेश के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे क्या इनपुट मिल सकता है वो मुहैया कराना, ताकि जब वो सदन में बोलें या फिर जो विभागीय स्थायी समितियां हैं डीआरएससीज, उनकी बैठकों में इन मसलों को उठाएं तो उनकी बात में वजन हो, गहराई हो। और जानकारी जुटाने वाला भी कुछ था क्या? डेटा वगैरह? हाँ, वो तीसरा मकसद था कि भाई संबंधित मंत्रालयों से, एनजीओ से, मीडिया रिपोर्ट से, यूएन जैसी संस्थाओं से, इंटरनेट से इन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करके एक डेटाबेस जैसा तैयार किया जाए और उसे सांसदों तक पहुंचाया जाए, ताकि वो तैयारी के साथ चर्चा में भाग ले सकें। एग्जैक्टली। ताकि वो मंच की चर्चाओं में बेहतर तरीके से हिस्सा ले पाएं और सही सवाल पूछ सकें, अधिकारियों से या विशेषज्ञों से स्पष्टीकरण मांग सकें। ये तो काफी फायदेमंद लगता है, लेकिन एक सवाल यहाँ मेरे मन में आ रहा है। जी। क्या ये मंच और जो विभागीय स्थायी समितियां होती हैं, डीआरएससीज, इनके काम में कोई ओवरलैप या दखल अंदाजी होती है? क्योंकि डीआरएससीज भी तो मंत्रालयों के काम को देखती हैं, जांच पड़ताल करती हैं। ये आपने बहुत ही जरूरी सवाल पूछा है, और खासकर परीक्षा के लिहाज से इसे बिल्कुल साफ तौर पर समझना होगा। जब ये मंच बनाए गए थे तभी ये स्पष्ट कर दिया गया था, मतलब क्लैरिफाई कर दिया गया था कि ये मंच किसी भी मंत्रालय या विभाग से संबंधित जो डीआरएससी है उसके अधिकार क्षेत्र में, उसके ज्यूरिसडिक्शन में कोई हस्तक्षेप या अतिक्रमण नहीं करेंगे। अच्छा। उनका काम अलग है, इनका काम अलग। ये मंच डीआरएससी के पूरक हैं, सप्लीमेंट्री हैं, उनके विकल्प नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। डीआरसीज का काम ज्यादातर विधायी जांच पड़ताल का है, निगरानी का है, जबकि ये जो फोरम है, मंच हैं, इनका फोकस जागरूकता बढ़ाने, चर्चा करने और सांसदों को संवेदनशील बनाने पर ज्यादा है। ठीक है, ये क्लैरिटी जरूरी थी। मतलब दोनों अपनी अपनी जगह जरूरी हैं और अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं। जी। चलिए अब इनकी बनावट पर आते हैं। मतलब इनकी संरचना कैसी है? कौन होते हैं इन मंचों में? इनका हेड कौन होता है? इनकी संरचना भी काफी, कह सकते हैं, विस्तार से तय की गई है। ज्यादातर जो मंच हैं, उनके पदेन अध्यक्ष मतलब एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट लोकसभा के स्पीकर होते हैं। ज्यादातर आपने कहा,
मतलब कोई अपवाद भी है? हाँ, एक अपवाद है। जो जनसंख्या और लोक स्वास्थ्य वाला मंच है, उसके पदेन अध्यक्ष राज्यसभा के सभापति होते हैं और लोकसभा अध्यक्ष वहाँ पदेन सह अध्यक्ष होते हैं, एक्स ऑफिशियो को प्रेसिडेंट। ओह अच्छा, ये खास बात है याद रखने वाली। जी, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है। ठीक है। और उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट्स? तो उपाध्यक्ष भी पदेन ही होते हैं, एक्स ऑफिशियो। इसमें राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, उस विषय से जुड़े जो केंद्रीय मंत्री हैं और जो संबंधित विभागीय स्थायी समिति है DRSC, उसके जो अध्यक्ष हैं, ये सब लोग उस मंच के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। तो काफी सीनियर लोग इसमें शामिल होते हैं। सदस्यों की संख्या कितनी होती है, मेंबर्स कितने होते हैं? ये अध्यक्ष, सहाध्यक्ष और उपाध्यक्षों को अगर छोड़ दें तो हर मंच में ज्यादा से ज्यादा 31 सदस्य हो सकते हैं। 31? हाँ, मैक्सिमम 31। इसमें भी एक बंटवारा है। अधिकतम 21 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं और अधिकतम 10 सदस्य राज्यसभा से। अच्छा, 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, कुल 31। और इन 31 सदस्यों को चुना कैसे जाता है? क्या कोई इलेक्शन होता है? नहीं, इनका चुनाव नहीं होता, इन्हें नामित किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, जो भी केस हो, वो विभिन्न राजनीतिक दलों या समूहों के जो नेता हैं, उनसे सलाह करके इन सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। और नॉमिनेशन का आधार क्या होता है? कोशिश ये रहती है कि ऐसे सांसदों को चुना जाए जिनकी उस खास विषय में या तो विशेष रुचि हो, गहरी रुचि हो, या फिर कुछ जानकारी या विशेषज्ञता हो। अच्छा, यानी इंटरेस्ट या एक्सपर्टीज को महत्व दिया जाता है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? कब तक सदस्य रहते हैं? सदस्यों का कार्यकाल तब तक रहता है जब तक वे अपने संबंधित सदन, मतलब लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हैं। जैसे ही उनकी सदन की सदस्यता खत्म होती है, मंच की सदस्यता भी अपने आप खत्म हो जाती है। और इस्तीफा दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर कोई सदस्य चाहे तो समय से पहले भी अध्यक्ष या सभापति को लिखकर मंच से इस्तीफा दे सकता है। ठीक है। अब मंच की जो रोज की बैठकें होती हैं, कामकाज होता है, उसे कौन संभालता है? इसके लिए मंच के जो अध्यक्ष हैं, वो हर मंच के लिए एक सदस्य संयोजक, मेंबर कन्वीनर नियुक्त करते हैं। मेंबर कन्वीनर? हाँ, ये संयोजक अध्यक्ष की सलाह से मंच की जो नियमित बैठकें होती हैं या जो भी तय कार्यक्रम होते हैं, उनका संचालन करते हैं। और ये बैठकें कब होती हैं? हाँ, ये बैठकें आमतौर पर जरूरत के हिसाब से होती हैं और ज्यादातर संसद सत्रों के दौरान ही आयोजित की जाती हैं। ओके। और एक बात और, लोकसभा के जो महासचिव होते हैं, सेक्रेटरी जनरल, वो इन सभी मंचों के सचिव यानी सेक्रेटरी के तौर पर काम करते हैं। चलिए, संरचना तो काफी हद तक स्पष्ट हो गई। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, कार्यकाल, संचालन, सब। अब आते हैं शायद सबसे अहम हिस्से पर कि ये मंच असल में करते क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं। आपने शुरू में 8 मंच गिनाए थे। जी। क्या हम उनके कामों को समझने के लिए कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं? शायद उससे थोड़ी आसानी हो जाए। हाँ, ये अच्छा तरीका रहेगा, क्योंकि अगर हम हर एक के काम को अलग अलग देखेंगे तो शायद काफी दोहराव सा लगे और बात बहुत लंबी हो जाएगी। हम इन्हें मोटे तौर पर कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं। ठीक है। जैसे पहला समूह हम बना सकते हैं उन मंचों का जो प्राकृतिक संसाधनों या पर्यावरण से जुड़े हैं। जैसे जल संरक्षण और प्रबंधन वाला मंच हो गया, वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन पर मंच और आपदा प्रबंधन पर मंच। इन तीनों का जो मूल काम है वो काफी मिलता जुलता है। अच्छा, किस तरह का काम? इनका मुख्य उद्देश्य है कि अपने अपने क्षेत्र की, मतलब पानी, जलवायु परिवर्तन या आपदा, इनसे जुड़ी समस्याओं की पहचान करना, फिर उनके समाधान के लिए सरकार को या जो भी संबंधित संगठन है उनको सुझाव देना, सिफारिशें करना। साथ ही सांसदों को जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ हैं उनके साथ जोड़ना, ताकि वो नई तकनीकों और समाधानों से वाकिफ हो सकें। और एक बड़ा काम है सांसदों के बीच और उनके जरिए जनता में भी इन मुद्दों पर जागरूकता फैलाना, जिसके लिए ये लोग सेमिनार, वर्कशॉप वगैरह आयोजित करते हैं। यानी समस्या पहचानना, सुझाव देना, एक्सपर्ट से कनेक्ट करना और अवेयरनेस फैलाना, ये हो गए पर्यावरण और संसाधन वाले मंचों के मुख्य काम। ठीक है, अब दूसरे समूह के बारे में बताइए। दूसरा समूह हम उन मंचों का बना सकते हैं जो समाज के कुछ खास वर्गों या सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित हैं। इसमें हम रख सकते हैं युवाओं पर जो मंच है, बच्चों पर मंच, जनसंख्या और लोक स्वास्थ्य पर मंच, और कारीगरों और शिल्पकारों पर बना मंच। अच्छा, युवा, बच्चे, स्वास्थ्य, शिल्पकार, इनके काम में क्या समानता है? इन मंचों का फोकस थोड़ा अलग है।
ये उस खास वर्ग जैसे युवा, बच्चे या शिल्पकार, या फिर उस मुद्दे जैसे जनसंख्या या स्वास्थ्य से जुड़ी जो चुनौतियां हैं, जो संभावनाएं हैं, उन पर विचार विमर्श करते हैं। इनका मकसद होता है कि कैसे नीतियां बनाई जाएं या उनमें बदलाव लाया जाए ताकि इन वर्गों का विकास हो सके या इन समस्याओं का समाधान निकल सके। ये मंच भी सांसदों को विशेषज्ञों से, शिक्षाविदों से और नागरिक समाज संगठनों मतलब एनजीओज, मीडिया वगैरह से जोड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए युवाओं वाला मंच है, वो इस पर विचार करता है कि जो हमारी युवा शक्ति है, ह्यूमन कैपिटल, उसका देश के विकास में बेहतर इस्तेमाल कैसे हो सकता है। या बच्चों वाला मंच है, वो ये सुनिश्चित करने पर ध्यान देता है कि बच्चों के अधिकारों और उनके कल्याण से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर सांसदों का ध्यान जाए, वो सेंसिटाइज हों। और कारीगरों वाला मंच, जो हमारी पारंपरिक कलाएं हैं, शिल्प हैं, उनको कैसे बचाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए और कारीगरों की मदद कैसे की जाए, उन तरीकों को ढूंढता है। तो ये समूह जो है वो खास वर्गों और सामाजिक नीतियों पर ज्यादा केंद्रित है। और ये दिलचस्प है कि आपने बताया था युवाओं वाले मंच के तहत खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे उप समूह भी बने थे। जी हाँ, ये दिखाता है कि काफी विस्तार से काम करने की कोशिश हुई थी वहां। बिल्कुल। और ये मंच सिर्फ चर्चा तक ही सीमित नहीं रहते। इनका उद्देश्य होता है कि सांसदों को जमीनी हकीकत से भी जोड़ा जाए, जैसे युवाओं के प्रतिनिधियों से मिलवाना या कारीगरों की समस्याओं को समझने के लिए शायद कोई फील्ड विजिट वगैरह का आयोजन करना। हालांकि सब प्रैक्टिकली कितना हो पाता है वो एक अलग सवाल है। हाँ, वो तो है। और ये सांसदों को जो संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियां हैं, जैसे बच्चों के लिए यूनिसेफ हो गया या स्वास्थ्य और जनसंख्या के लिए WHO, UNFPA है, उनके साथ भी बातचीत करने का एक मंच, एक मौका देते हैं। समझ गई। अब एक मंच बचा था लिस्ट में, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों MDGs पर बना मंच। इसका क्या उद्देश्य था? ये तो शायद अब उतना सक्रिय न हो। हाँ, ये मंच थोड़ा अलग था। हाँ। क्योंकि इसका एक निश्चित लक्ष्य था और एक समय सीमा थी। आपको याद होगा संयुक्त राष्ट्र ने साल 2000 में 2015 तक के लिए कुछ लक्ष्य तय किए थे। हाँ, MDGs। हाँ, जिन्हें MDGs कहा गया, जैसे गरीबी और भूख मिटाना, सबको शिक्षा देना, लैंगिक समानता लाना, स्वास्थ्य सुधारना वगैरह वगैरह। भारत भी उसका हिस्सा था। तो ये मंच इसी पर केंद्रित था कि भारत इन लक्ष्यों को 2015 तक कैसे हासिल करे। अच्छा। इसका काम भी बाकी मंचों जैसा ही था, सांसदों की जागरूकता बढ़ाना, विचारों का आदान प्रदान करना, सिविल सोसाइटी और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से जुड़ना, लेकिन सब कुछ MDGs के संदर्भ में। तो ये एक तरह से समयबद्ध मतलब टाइम बाउंड मंच था, जिसका मुख्य उद्देश्य 2015 में पूरा हो गया माना जा सकता है। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि MDGs की अवधि 2015 में समाप्त हो गई थी। अब तो उनकी जगह सतत विकास लक्ष्य यानी SDGs आ गए हैं। तो इस मंच का जो संदर्भ था वो उस विशेष अवधि से जुड़ा हुआ था। चलिए, ये तो हुई इन मंचों की पूरी कहानी, कब बने, क्यों बने, कौन शामिल है और क्या काम करते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जी, उनके लिए ये सारी जानकारी क्यों महत्वपूर्ण है? मतलब इस विषय से किस तरह के सवाल बन सकते हैं परीक्षा में? देखिए, ये विषय प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है और इसके कई कारण हैं। पहला तो ये कि ये दिखाता है कि भारतीय संसद सिर्फ कानून बनाने या सरकार पर बहस करने तक ही सीमित नहीं है। उसके पास विशेष मुद्दों पर गहराई से और अक्सर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर विचार करने के लिए ऐसे विशेष तंत्र, ऐसे मैकेनिज्म भी मौजूद हैं। ये संसदीय प्रक्रिया की एक और परत को दिखाता है। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। दूसरा, ये शासन में, गवर्नेंस में जो विभिन्न हितधारक होते हैं, स्टेक होल्डर्स, उनकी भूमिका को दिखाता है। आप देखिए, यहाँ सांसद हैं, मंत्री हैं, विशेषज्ञ हैं, अधिकारी हैं, नागरिक समाज है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, ये सब एक मंच पर आकर संवाद कर रहे हैं। ये सहभागी शासन, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का एक उदाहरण भी है। हाँ, ये गवर्नेंस वाले पेपर के लिए काफी रेलेवेंट हो सकता है। बिल्कुल। तीसरा, इन मंचों के जो विषय हैं, पानी, जलवायु, युवा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, शिल्पकार, ये खुद ही एक तरह से इशारा करते हैं कि देश के सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां या प्राथमिकताएं हैं। तो इन विषयों पर नजर रखने से राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों का भी एक अंदाजा लगता है। चौथा, इसकी जो संरचना है उससे जुड़े तथ्यात्मक सवाल, फैक्ट बेस्ड सवाल प्रीलिम्स में आ सकते हैं। जैसे मंच का पदेन अध्यक्ष कौन होता है,
किस मंच के अध्यक्ष राज्यसभा सभापति होते हैं, सदस्यों की संख्या कितनी होती है, नामांकन कौन करता है, ये सब पॉलिटी के तहत पूछे जा सकते हैं। और वो DRSC वाला अंतर जो आपने बताया था? हाँ, वो 5वां और शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। संसदीय मंच और विभागीय स्थायी समितियों DRSCs के बीच का जो अंतर है उसे स्पष्ट रूप से समझना ये बेहद जरूरी है। परीक्षा में इस पर आधारित सवाल आ सकता है या आपको उत्तर लिखते समय ये स्पष्टता होनी चाहिए कि दोनों की भूमिकाएं अलग हैं, कार्यक्षेत्र अलग हैं और ये एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। इस अंतर को न समझने पर कॉन्सेप्चुअल कंफ्यूजन हो सकता है जिसके मार्क्स कट सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम समेटें तो संसदीय मंच भारतीय संसदीय प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। ये सांसदों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर विशेषज्ञों के साथ मिलकर सोचने, समझने और सुझाव देने का एक विशेष अवसर प्रदान करते हैं। जी। और ये स्थायी समितियों के काम को दोहराते नहीं बल्कि उसे पूरा करते हैं। इनका लक्ष्य है जागरूकता, संवेदनशीलता और केंद्रित चर्चा। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल सही सारांश है। और यहीं से एक सोचने वाला सवाल भी खड़ा होता है जिस पर शायद मेंस में लिखने या इंटरव्यू में चर्चा करने की जरूरत पड़ सकती है। क्या सवाल? वो सवाल ये कि इन मंचों का उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, सांसदों को संवेदनशील बनाना, सार्थक चर्चा करना, कार्यान्वयन में तेजी लाने में मदद करना, लेकिन क्या ये उद्देश्य वास्तव में हासिल हो पा रहे हैं? संसदीय प्रणाली के भीतर इनकी वास्तविक प्रभावशालीता, इनकी रियल इफेक्टिवनेस कितनी है? क्या इनके सुझावों पर वाकई अमल होता है? क्या ये सचमुच नीतियों को बेहतर बनाने या उन्हें लागू करने में कोई ठोस योगदान दे पा रहे हैं? इनकी प्रभावशालीता का मूल्यांकन कैसे किया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर और विचार करने की जरूरत है। ये वाकई एक गहरा सवाल है। सिर्फ एक संरचना बना देना ही काफी नहीं होता, उसका असर दिखना भी जरूरी है और ये आकलन करना शायद मुश्किल भी हो। जी, ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद और जानकारी और विश्लेषण की जरूरत पड़ेगी। खैर, आज की इस विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को और खासकर सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को संसदीय मंचों के बारे में एक स्पष्ट और उपयोगी जानकारी जरूर मिली होगी।